तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन सैटरडे नाइट के आज के इस वीडियो में। तो फटाफट अपने कमेंट्स मेरे उत्तर से पहले देके अपने टेस्ट को फाइनल सबमिट करिएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हुए, ताकि अपनी टेस्ट की रिवीजन का अंदाज़ा डेली की तरह लगाया जा सके। और मेरे 60 वीडियो जो सुबह आपको मिलते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए, ताकि वो भी एक तरह से अपने ट्रेंड में रहे। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, चित्रकला की अपभ्रंश शैली किससे संबंधित है? हिंदू से, मुस्लिम से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? यहाँ सीधे प्रश्न क्या पूछने का आशा है कि अपभ्रंश शैली जो है चित्रकला की में जो अपभ्रंश शैली के बारे में जो हमने पढ़ा है अभी तक, वो कौन से धर्म से रिलेशन रखती है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो मित्रों, वो जो है जैन धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गईं? जो बौद्ध पुस्तकें थीं वो लिखी तो गईं, लेकिन किस पे? कागज पर लिखी गईं या कपड़े पर, ताड़पत्र पर या पोथी पे? तो चलिए, सैटरडे नाइट के वीडियो की शुरुआत रात के 8 बजे हो चुकी है और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी आपके हेल्प से इस टीम का हिस्सा हो सके। तो हमारा जो प्रश्न कह रहा था इसका सही जवाब है सी, ताड़पत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाग शैली को और किस नाम से जाना जाता है? कौन सी शैली? नाग शैली। नाग शैली को एक और नाम से जाना, पहचाना या कह लीजिए कहा जाता है, तो क्या उसे पाल शैली के नाम से जाना जाता है, जैन शैली, देव शैली या यक्ष शैली? तो नाग शैली को जिस नाम से जाना जाता है वो है आपका पाल शैली। अगला प्रश्न देखिए, विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? विनय पिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ का एक हिस्सा है, तो उसको कौन से लैंग्वेज में लिखा गया? हिंदी में, मुस्लिम में, अरबी में या पाली भाषा में? विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ है और वो लिखा गया किस भाषा में? तो वो लिखा गया है आपके पाली भाषा में। ठीक है, क्योंकि बौद्धों की भाषा जो है पाली ही रही है, ज़्यादातर मतलब बौद्ध की भाषा पाली ही रही है। ब्राह्मी लिपि का भी इस्तेमाल किया गया है कई जगहों पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न का कहना है कि सारे बौद्ध दर्शन के साहित्य में, सारे यानी सभी बौद्ध दर्शन के साहित्य में जो है सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? जितने भी बौद्ध धर्म के साहित्य दर्शन हैं, सारे बौद्ध धर्म के, पूरे धर्म के साहित्य में से सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ललित विस्तार, कामसूत्र, चित्रसूत्र या कल्पसूत्र? प्रश्न बहुत अच्छा है, बेहतरीन प्रश्न का तरीका पूछने का अच्छा है, और इसी तरह के प्रश्न जो है बने रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसका सही जवाब है ए, ललित विस्तार का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण, जो खिलौने होते हैं ठीक उन्हीं की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किया गया। पाल शैली में, अपभ्रंश शैली में, मुगल शैली में या राजस्थानी शैली में? खिलौनों की भांति पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली की देन है? तो वो है आपके अपभ्रंश शैली की देन। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जैन शैली के चित्र किससे संबंधित है? जो जैन शैली के जो चित्र हैं आखिर वो किन से संबंधित हैं? श्वेतांबर दिगंबर, हीनयान महायान, शैव और वैष्णव या इनमें से कोई भी नहीं? तो जैन शैली के जो चित्र हमें मिले हैं आज तक, जो भी हम उसके बारे में पढ़ते आए हैं, तो वो जिस धर्म से संबंध रखते हैं वो है आपका श्वेतांबर और
दिगंबर। क्या है? जैन शैली के चित्र संबंधित हैं श्वेतांबर और दिगंबर से। और उस जो हीनयान और महायान है वो बौद्ध धर्म में दो हिस्सों में बट गया था। बौद्ध धर्मों में दो हिस्सों में हीनयान महायान बट गया था। ठीक है, तो वहाँ एक था कि गौतम बुद्ध को मूर्ति के रूप में मानना और एक था ना मानना, ये वहाँ हो रहा था हीनयान महायान प्रोसेस में। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ? गुजरात शैली कह रहे हैं गुजरात शैली को और किस नाम से जाना जाता है, ये कह रहा है। गुजरात शैली को और किस नाम से जाना जाता है? पाल शैली, जैन शैली, बीकानेर शैली या कुल्लू शैली? गुजरात शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जैन शैली के नाम से जाना जाता है। अलग अलग कला मर्मिकों ने अपना अलग अलग जो है मत दिया था गुजरात शैली को। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? जो पाल शैली है उनके चित्र कहाँ कहाँ हमें मिले देखने को, कहाँ कहाँ बने? बंगाल, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, असम या इनमें से कहीं भी नहीं। तो पाल शैली के चित्र का जो स्थान रहा बनने का वो रहा आपका बंगाल, बिहार और नेपाल। अगला प्रश्न कह रहा है गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ? गुजरात शैली का बीजारोपण, बीजारोपण मीन्स आशय से ये हुआ कि वो पौधा जो फला फूला, शुरुआती में इसे पौधे का बीज जब आप हम लोग आ देते हैं हम लोग, तो क्या करता है, खिलना शुरू कर देता है, उसका बीजारोपण होना शुरू होता है, यानी बीज का अंकुरण होना निकलना शुरू हो जाता है। वही चीज़ कह रहा है कि बीजारोपण कहाँ हुआ? राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका जो बीजारोपण हुआ है वो आपका हुआ है गुजरात में, गुजरात शैली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा? अपभ्रंश शैली को जो शैली था उसमें चित्रकारी का जो मुख्य विषय रहा वो इनमें से वैष्णव और जैन रहा, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म रहा, बौद्ध एवं जैन धर्म रहा या हिंदू एवं सिख धर्म रहा? तो इस शैली का जो मुख्य विषय रहा वो रहा वैष्णव और जैन धर्म संप्रदाय। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में मिला। जैन कला के द्वारा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में सहयोग मिला, गौरव मिला, असहयोग मिला या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न बहुत अच्छा है, बस आपको ध्यान देना है बस प्रश्न में क्या कहना चाहता है। जो जैन कला है उससे भारतीय संस्कृति के विकास में क्या मिला? एक हेल्प मिला वहाँ। ठीक है, गौरव की बात तो है ही है, लेकिन जब हेल्प सहयोग मिला तभी तो गौरव हुआ, और असहयोग शब्द इस्तेमाल उसमें हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें सहयोग मिला उसका। अगला से कह रहा है कि पाल शैली के जो है संस्थापक जो थे, पाल शैली के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे, देवपाल थे, रामपाल थे या वित्तपाल थे? पाल शैली के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो वो थे आपके धर्मपाल। अगला प्रश्न चलिए स्क्रीन पे है और कह रहा है आपका प्रश्न जैन शैली का नामकरण अपभ्रंश शैली किसने रखा? यानी जैन शैली को अपभ्रंश शैली भी कह के पुकारा जाता था, लेकिन ये जो श्रेय दिया जाता है किस महान जो है इसमें से कला समीक्षक, कला इतिहासकार या जो भी कह लीजिए दिया जाता है? डॉक्टर राम कुमार स्वामी को, राय कृष्ण दास को, पर्सी ब्राउन या A.K. हलदार? किसने जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा? तो राय कृष्ण दास ने कहा था मित्रों। किसने कहा था? राय कृष्ण दास ने। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का अप्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक रूप से उभरी हुई छाती, ध्यान से देखिएगा, उभरी हुई छाती किस कला की विशेषता है? विशेषता की बात कर रहा है। चेस्ट जो है इससे होता है ना, जिसे आप लोग कहते हैं आर्मी वगैरह में जब आदमी जाते हैं तो क्या कहा जाता है, चेस्ट को जो है आपको फुलाना है, फुलाइए इस तरह से,
तो उभरी हुई उसी तरह से, इस तरह आगे की तरफ से उभरी हुई करके छाती, ये एक विशेषता रही अप्राकृतिक रूप से, यार प्राकृतिक रूप से नहीं, अप्राकृतिक रूप से ये विशेषता रही। किस शैली की ये पूछ रहा है, बूंदी, बीकानेर, जैन या पाल शैली। तो ये जो है जैन शैली की विशेषता रही। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, धर्मसूत्र ग्रंथ कहाँ छपा। धर्मसूत्र ग्रंथ जो है वो कहाँ छपा था, इटली में, भारत में, लंदन में या चीन में। ठीक है, धर्मसूत्र। अच्छा, एक चीज़ और है, कल मैंने ग्रुप में देखा था, काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, ग्रुप आप लोग के लिए बनाया गया है पढ़ने पढ़ाने के, अपने एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने के, आंसर देने के। तो उसमें दो लोग जो है, जितेंद्र करके एक थे पटेल और एक नर्मदा सैनी करके, आपस में लड़े जा रहे थे आप लोग, और उसमें वर्ड का भी जो है ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये करने के लिए तो ग्रुप आप लोग को नहीं बनाया गया। आप लोग जो है अपने ग्रुप में अच्छे से पढ़िए, अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करिए, होना ना होना और अच्छी काबिलियत दिखाना और सिलेक्शन मेरा ये हुआ वो नहीं हुआ, ये कहने से अच्छा है कि आपने चीज़ पे फोकस किया जाए। तो इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा आप लोग, मैं यही चाहता हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आपको हमको बताने की पूरी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है। मतलब ध्यान से देखिएगा, जो चित्र हैं वो काफ़ी भड़कीले तरीके से बनाए गए हैं चित्र। ठीक है, और भड़कीले बनाए हैं, और भड़कीले के साथ साथ सुनहरे रंग की अधिकता, मतलब काफ़ी मात्रा में सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वो भड़कीले दिखे। ठीक है, तो भड़कीले दिखे सुनहरे रंग के इस्तेमाल की अधिकता से, तो ये जो था पाल शैली का चित्र था इस तरह से, अपभ्रंश शैली का, पहाड़ी शैली का, ये राजस्थानी शैली का, है ना। तो प्रश्न समझ गए होंगे उम्मीद है, क्योंकि उसका भाव जो कहना चाहता है उस पर मैंने बस डिस्कस किया है। तो इसका सही जवाब है मित्रों अपभ्रंश शैली का। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है, पाल शैली के चित्र किस पर अंकित हैं। जो पाल शैली के चित्र हमें पढ़ने देखने बुकों में या इतिहास में जैसे भी आया मिले, वो जो अंकित किया गया पाल शैली के चित्र, वो ताड़पत्र पे किया गया, कागज पर, कपड़े पर या पोथी पे। पाल शैली के चित्र असल मायने में कहाँ अंकित किए गए। तो इसका सही जवाब बिल्कुल आपके सामने है, कहना नहीं, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ए राइट आंसर, पहले ताड़पत्र पे ही वहां मिला। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्र, देखिएगा अब यहां प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है, भड़कीले हैं और उनमें पीले रंग की अधिकता है। इसके पहले क्या प्रश्न था, किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उसमें सुनहरे रंग की अधिकता थी। यहां क्या कह रहा है, किस शैली के चित्र भड़कीले हैं लेकिन सुनहरे रंग के अलावा किसकी अधिकता है, पीले रंग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। पाल शैली में, जैन शैली में, मेवाड़ शैली में या बूंदी शैली में। अब देखिए यही दो प्रश्न है, अगर कंटिन्यू एग्जामिनर पूछ दे इधर उधर करके, तो धड़ाक से अगर आप एक नज़र में जल्दी से और उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो ऊपर ही वो प्रश्न था, तो इसका भी आंसर यही होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको थोड़ा सा बस गौर फिक्र करके देखना है और आप अपने आंसर को क्लियर कर लेंगे। तो इसका राइट जवाब है जैन शैली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्रों और कह रहा है, देखिएगा, प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रों और राजस्थानी लघु चित्रों के बीच की जो कड़ी है, कड़ी के रूप में किन चित्रों को रखा जाता है। यानी प्राचीन में जो भारतीय भित्ति चित्र हैं वो प्राचीन में मिले, यानी आदि मानव ये सब दौर की बात कर रहा हूं मैं, प्राचीन वही प्राचीन भारतीय चित्र और जो राजस्थानी लघु चित्र हैं, समझने का है क्वेश्चन को, सिर्फ समझना है, उसके बीच की कड़ी के रूप में हम कौन से चित्रों को रख सकते हैं, यानी किस शैली के चित्रों को हम प्राचीन भित्ति चित्र और राजस्थानी लघु चित्र के बीच की कड़ी में किस शैली को हम रख सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है। अगला, अपभ्रंश शैली के चित्रों को रखेंगे या कश्मीरी शैली के, पाल शैली के या दक्षिणी शैली के। इस प्रश्न को मैं कभी पढ़ाते पढ़ाते इसको थोड़ा सा और स्टाइल में घुमा के एक दिन पूछूंगा,
और उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको पूछने का तरीका और भी है, उसका मैं क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा और पूछूंगा किसी दिन। तो इसका सही जवाब है ए, अपभ्रंश शैली की। याद रखिएगा, प्राचीन भित्ति चित्र और राजस्थानी लघु चित्र के बीच की कड़ी का जो रूप है वो अपभ्रंश शैली रहा। अगला प्रश्न कह रहा है, जैन चित्र शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है, यानी उसकी शुरुआत जो हुई, जैन कला की शुरुआत जो हुई वो 700 ईस्वी माना गया, 900 ईस्वी, 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी। जैन शैली के कला का प्रारंभ होना कौन से समय में माना गया है, तो वो माना गया है 1100 ईस्वी में। कितने में? 1100 ईस्वी में। उम्मीद करता हूं कमेंट्स लाइक के साथ आगे अपना वीडियो शेयर कर रहे होंगे और 60 वीडियो पे बने रहिए, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोकस करिए उस पर, ठीक है। वो छोटे होते हैं लेकिन धमाकेदार होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस कला की रेखाएं कोणात्मक लिए हैं, यानी किस कला की जो रेखाएं हैं वो क्या है? कोणात्मक लिए हुए हैं। किस कला की रेखाएं कोणात्मक लिए हुए हैं? पाल शैली की कला की, मुगल शैली की कला की, जैन शैली की कला की या पहाड़ी शैली की कला की? कौन से कला की जो रेखाएं हैं वो एकदम कोणात्मक लिए हुए हैं? तो वो रेखाएं हैं आपकी जैन शैली की। अगला प्रश्न क्या कहना है, किस भारतीय शैली में छत्र, कमल, स्वास्तिक, तीन चीजें, छत्र, कमल, स्वास्तिक आदि प्रतीक, ये सभी प्रतीक हैं, और आदि प्रतीकों का बहुलता यानी बहुत अधिक मात्रा में, बहुलता मतलब बार बार, कई बार, अच्छे से, बार बार, अधिक बार, छत्र, कमल और स्वास्तिक इस प्रतीकों को प्रयोग किया गया है ज़्यादातर पाल शैली में, कश्मीर शैली में, जैन शैली में या दक्षिणी शैली में। किस शैली में ये छत्र, कमल और स्वास्तिक प्रतीकों का बहुलता यानी काफ़ी मात्रा में यूज़ किया गया? तो वो किया गया आपका जैन शैली में। किस शैली में किया गया साथियों? जैन शैली में। चलिए बने रहिए और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन का कह रहा है, परवल की तरह आंखें, परवल जो होते हैं, देखे ना, परवल एक सब्जी आता है परवल की, उसकी बात कर रहा है। परवल की तरह आंखें किस कला की विशेषता अपनी थी खुद की? यानी उसमें जो चित्र बनते थे तो चित्रों में जो आंखें थी वो परवल की तरह होती थी, परवल सब्जी जो होता है उसकी तरह। पाल शैली में, अपभ्रंश शैली में, कश्मीर शैली में या मुगल शैली में? परवल की तरह आंखें किस शैली की देन थी? तो वो थी आपकी अपभ्रंश शैली की देन। और अगला प्रश्न देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। चलिए, लघु कला की शुरुआत कब से मानी जाती है? लघु कला की बात कर रहा है। लघु कला की शुरुआत जो है वो मानी गई, कब से मानी जाती है, मतलब कब से मानी जाने का मतलब ये हुआ कि कौन सी शैली से? पाल, जैन, मुगल या पहाड़ी? तो लघु कला की जो शुरुआत है वो मानी जाती है आपकी पाल से। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन का, सबसे पहली ताड़पत्रावली, क्या कह रहा है? सबसे पहली ताड़पत्रावली चित्रित ज्ञात प्रति निम्न में से कौन सी है? ताड़पत्रावली चित्रित ज्ञात, पहले इसको समझिए, उसने इसको क्या किया? घुमाया है आपके लिए, आपको घूमना नहीं, आपको ध्यान देना है। सबसे पहला हमको जानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला था, ताड़पत्रावली जो थी वो चित्रित थी और वो ज्ञात हुई। और यहाँ एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, प्रति की बात कर रहा है, प्रति। जैसे अलग अलग शैलियों में, जैसे मुगलों ने भी कई प्रतियां बनवाई, तो उसी तरह से ताड़पत्रावली चित्रित ज्ञात प्रति जो है कौन सी? सबसे पहली। इसमें से कौन सी है? निशित चूड़ी, प्रज्ञा परमिता, अंगसूत्र या औधो निर्युक्ति वृत्ति? ठीक है, तो यह है आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का, और इसका सही जवाब जो है वो होगा आपका ए, निशित चूड़ी। कौन सा? निशित चूड़ी।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पाल शैली के चित्रों के अधिकांशतः, पाल शैली के चित्रों में, ये कॉमन पॉइंट है, चित्रों में यानी इस शैली के चित्रों में अधिकांशतः यानी अधिकांश मात्रा में किन वृक्षों का चित्रण देखने को मिलता है? पीपल और नीम का, नारियल और कदली का, बरगद और चिनार का, या इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया प्रश्न। शैली पाल, अधिकांश हमें चित्रों को देखने को मिला। जो वृक्ष, वो कौन से वृक्ष थे? तो मित्रों वो वृक्ष थे नारियल और कदली। कौन थे? नारियल और कदली। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपभ्रंश कला की में मुख्य आकृतियां हैं। अपभ्रंश कला में जो मुख्य आकृतियां हैं वो एक चश्म की बनी, 1.5 चश्म की बनी, 1.25 चश्म की बनी, या सभी तरह की बनी। अपभ्रंश कला या अपभ्रंश शैली की जो मुख्य आकृतियां हैं वो कितने चश्म की बनी? तो वो बनी आपकी 1.25 चश्म की। कितनी बनी? 1.25 चश्म की बनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, देखिएगा ध्यान से लेकिन पढ़िएगा। कह रहा है कि श्री नानालाल चमनलाल मेहता, नानालाल चमनलाल मेहता 1924 ईस्वी में गुजरात से प्राप्त बसंत विलास, जो बसंत विलास ग्रंथ है, बसंत विलास नामक काव्य पत्री लिखी गई। कुल 79 चित्र उसमें मिलते हैं। अब देखिए प्रश्न में जो अच्छे प्रश्नों का उत्तर है वो आपके प्रश्न में ही है। ये जान लीजिए कि श्री नानालाल चमनलाल मेहता का अपना एक संग्रह जो है, एक संग्रह है, उनको जो है 1924 में गुजरात से प्राप्त हुआ बसंत विलास नामक एक काव्य पत्री लिखी हुई। किनको मिला? नानालाल चमनलाल मेहता को 1924 में। कॉमन पॉइंट का है 1924। क्या मिला? बसंत विलास। कहाँ से मिला? गुजरात से। ठीक है। अब ये जो काव्य पत्री लिखी गई इसमें ये भी वो बता रहा है कि इसमें जनाब कुल 79 चित्र मिलते हैं जो ताड़पत्र पे मिले, कपड़े पर मिले बने हुए, कागज पर मिले बने हुए, ठीक है, या काष्ठ पट्टिका पर मिले बने हुए। तो बस प्रश्न को क्या किया? खूब खींच तान के लंबा कर दिया ताकि आपको उसमें आप उस पढ़ने में ही कंफ्यूजन बने रहें। लेकिन इसका सही जवाब जो है मित्रों बी होगा, कपड़े पर। ये जो मिला चित्र वो मिला आपके कपड़े पर। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है मध्यकालीन चित्रकला में किस पोथी का सबसे अधिक मात्रा में चित्रण हुआ? किस पोथी का सबसे अधिक मात्रा में चित्रण? किसमें? मध्यकालीन चित्रकला के इतिहास में इनमें से वो कौन सी पोथी है जिसका सबसे अधिक मात्रा में चित्रण किया गया? कल्पसूत्र का, चौरपंचाशी का, कालकाचार्य कथा, या पंचतंत्र? ठीक है। क्या कह रहा है? मध्यकालीन इतिहास कह लीजिए या मध्यकालीन चित्रकला कह लीजिए। तो मित्रों सबसे ज्यादा जिसका चित्रण का जिक्र हुआ था वो है कल्पसूत्र। किसका? कल्पसूत्र का। तो मित्रों ये था आपके वीडियो का आखिरी प्रश्न और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। तो इसी तरह से लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ाते रहेगा और शॉर्ट वीडियो जो आपको मॉर्निंग में हम देते हैं, मॉर्निंग में से आप शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं हम, तो उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे भी शेयर करिए ताकि लोगों के तक वो भी पहुँचे। आपके ही हेल्प से पहुँचेगा, आप ही उसके सूत्रधार हैं। तो इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं संडे नाइट में एक बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।